अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं समीना पाशा। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। आज ही डे 2 था लॉन्ग मार्च का और शुनीद यही थी कि कामोकी में जाकर पड़ाव होगा, लेकिन उससे पहले ही बहुत थोड़ा फासला तय हुआ था। तकरीबन 10-11 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद ही खान साहब ने ब्रेक लगा लिए और वहीं पर पड़ाव जमा लिया है। अब कल दोबारा 11 बजे से जो काफिला है वो रवां दवां होगा अपनी मंजिल की जानिब। क्या वजह बनी, मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी भी तश्कील दी है जिसमें इत्तेहादी हुकूमतों के भी लोग हैं, PMLN से भी लोग हैं, वज़रा भी हैं, और कहा गया है कि वो बातचीत के मामलात को भी देखेगी और बाकी जो दीगर चीज़ें कैसे हैंडल करना है, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, उसको भी देखेगी। राना सनाउल्लाह साहब को इस कमेटी का हेड बनाया गया। दूसरी जानिब ये खबरें भी आ रही थी कि शायद कोई बैकडोर मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं या कुछ है, लेकिन आपने अभी सुना मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी और उधर से शिबली फराज साहब ने भी क्लियरली इसकी तरदीद कर दी है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फिलहाल डेडलॉक बरकरार है, दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हुए हैं और कोई भी हटने को तैयार नहीं है। और जो बयानात हैं उसमें तुंदो तेज़ी तो आप देख ही चुके हैं। तो ये मामला हल होगा कैसे, किस तरह से इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाएगा, और क्या वाकई अब हम ये समझें कि इमरान खान साहब का जो ये लॉन्ग मार्च है या जो इनकी सारी इस वक्त फ़ाइट है, जदोजहद है, वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। जिस तरह से हुकूमत भी इसी चीज़ को अब प्रेजेंट कर रही है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए पहले इमरान साहब की तरफ, ये जो लॉन्ग मार्च है आज वक्त से पहले ख़त्म हुआ, उस पर बहुत सारी बातें हो रही थी और ये खबर आ रही थी कि शायद कोई मुज़ाकरात के हवाले से भी, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी भी बनाई है, लेकिन उसके साथ ही वो ये भी बात कर रहे हैं, कमेटी वाले भी लोग भी ये कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो क्या संजीदा हैं ये लोग मुज़ाकरात करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मुझे तो दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, दोनों तरफ से इसमें संजीदगी नज़र नहीं आती। ये ज़रूर बात है कि कुछ संजीदा जो हल्के हैं दोनों पार्टियों में, PDM में भी और तहरीक इंसाफ में भी, वो ज़रूर ये चाहते हैं कि बात मज़ीद ख़राब ना हो। हालांकि बात जितनी ख़राब हो चुकी है उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि ये मिल बैठें, हालांकि इन्हें मिल बैठना ही चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों ही बैठने को तैयार नहीं है। इसलिए अब आप ये देखें कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कमेटी बनाई गई है, अब उसका चेयरमैन राना सनाउल्लाह साहब को बनाया गया। अब राना सनाउल्लाह साहब वो शख्सियत हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि वो जी 18 बंदों के कातिल हैं, और उनके बारे में जो उनकी राय या उनके जमात के लोगों की राय है वो भी सबके सामने है। तो वो तो और खुद राना साहब के भी जो स्टेटमेंट PTI के लिए इतने एग्रेसिव, हाँ जी बिल्कुल, तो वो बातचीत के लिए हेड उनको बना दिया। उसमें अब ये देखें ना, यही बात जाहिर करती है कि शायद दोनों तरफ से संजीदगी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये देखें कि वाकई ये करना चाहें तो फिर इमरान खान साहब को भी इस पर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा अपने मौक़िफ़ से, और हुकूमत को भी थोड़ा सा बाहें खोल के दिल कुशादा करके इनको अपने पास बुलाना पड़ेगा या कहीं और बैठ के इनसे मुज़ाकरात करना होंगे। ये जो मामला है लॉन्ग मार्च वाला, देखें इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी इस दफ़ा ज़रा मुख्तलिफ है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, और इमरान खान साहब इस दफ़ा अपने पत्ते आखिरी वक्त तक शो नहीं कर रहे। अब भी देखें जिस तरह से अब्रप्टली उन्होंने ये कहा कि जी फ़ौरन फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा मार्च यहीं ख़त्म, अब कल 11 बजे हम मुरीद के में हमारी मुरीद के ये कामों की वहाँ पे हमारी होगी मुलाकात और वहाँ से ये लॉन्ग मार्च आगे चलेगा। अब मामला ये है कि इसमें थोड़ा सा आप अगर गहराई में जाएं तो देखें कि ये है क्या मामला। जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबैना तौर पे ऑडियो सुनवाई है, वो ऑडियो अगर आपने गौर से सुनी हो या देखी हो तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल तलब। अच्छा, इस पे मैं आती हूँ ना सब, चूंकि ऑडियो का एक अलग से पूरा एक सवाल है जिसके ऊपर डिस्कशन चाहिए, लेकिन जो इनिशियल आपने कमेंट किया उस पर चौधरी साहब की भी राय। चौधरी साहब, पहले तो आपकी क्या खबर है, क्यों अचानक से लॉन्ग मार्च का जो पड़ाव है उसको रोका गया वक्त से पहले? और फिर दूसरी बात ये कि जो कमेटी बनाई गई है, आप समझते हैं कि ये बातचीत के लिए ही बनाई गई है या ये सिर्फ एक दिखाने के लिए बनाई गई है कि चलें जी हमने बना दी, अगर बातचीत का हो तो हम कहें जी हम तो तैयार थे? जहाँ तक तो जी लॉन्ग मार्च का आप ये कह रहे हैं कि अब्रप्ट जो है वो एंड हो गया और वो आज जल्दी उन्होंने,
जो मेरी इतला ये है कि ये तय था कि दिन की रोशनी जो है उसके दौरान ही जो है ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा, और इसका जो पड़ाव है वो फिर रात को जो है करके तो उसके तरीके से जो है ये करना इसका तय था। इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च के आगाज़ से ही कह चुके हैं कि ये आप इसको लॉन्ग मार्च को एंजॉय भी करेंगे और इसमें सारे पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो लिहाजा ये दिन को जो एक मोमेंट होती है, अब देखिए वहाँ पे क्योंकि लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा है, अब ये बहस जो है ये कोई अक्ल का अंधा शख्स ही कर सकता है जो ये कहे जी कि इसमें अवाम नहीं निकली, ये मुसरद हो गए, ऐसी बातें भी मैंने सुनी हैं। ये बातें अब इसमें बहस नहीं है, नंबर्स आर इररेलेवेंट, इतने लोग बाहर निकल आए हैं। अब बाकी उसकी मॉडलिटीज़ क्या होती हैं, इसका एंड क्या होता है, इसका कोई खुशाइंद, लेकिन डायलॉग से क्यों ये भी कह रहे हैं, शिबली फराज साहब भी कह रहे हैं और उधर से भी इस तरह के डायलॉग से क्यों भाग रहे हैं? देखिए जंगों का भी इख्तिताम इवेंचुअली तो टेबल टॉक पे ही होता है ना। या मैं उसका आपको देखिए, मैं उसका आपको वही जवाब देने जा रहा हूँ कि जो कमेटी का आपने जो दूसरा आपके सवाल का हिस्सा है कमेटी से मुताल्लिक, देखिए राना सनाउल्लाह जो हैं वो किसी भी पुरअमन काम के लिए बैड चॉइस हैं। वो किसी भी पुरअमन काम में उनका शामिल होना, इसकी कोई पॉजिटिविटी नहीं निकल सकती। उसकी वजह है कि वो बहुत हार्श ज़बान इस्तेमाल करते हैं और उनको जो है वो काफ़ी वो एक SHO लेवल की गुफ्तगू करते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं होगी शायद पीटीआई के अंदर उनसे बात करने की। उनको अगर कमेटी का सरबराह बनाया गया है तो वो कमेटी तो बनाई इसीलिए गई है कि बातचीत का आगाज ना हो। तो हुकूमत की तरफ से इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है। हुकूमत के पास या PDM में जो शामिल जमातें हैं उनमें संजीदा लोग मौजूद हैं सही, और वो सियासी तौर पे रिस्पेक्ट भी है उनकी। बिल्कुल। जब आप कमेटी संजीदा बनाते हैं तो फिर उसमें वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनका चेहरा जो है और जिनका मोरा, जिनकी गुफ्तगू, जिनकी जो एक अप्रोच हो पॉजिटिव होती है। लिहाजा हुकूमत की तरफ से देखिए PTI जो है वो अपोजिशन में है। PTI को तो ये जो सारा माहौल है उनको अपोजिशन को ये सूट करता होता है कि माहौल जो है गर्म रहे। हुकूमत का काम है कि माहौल को ठंडा रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा बात नहीं की गई। अब जैसे मरियम औरंगजेब कह रही थी कि जी ये वो ऐसे शख्स से कैसे हो सकता है बातचीत, तो मुझे बताएं राना सनाउल्लाह वो कौन से फूल झड़ते हैं उनके मुंह से कि उनसे बात की जाए। अच्छा चौधरी साहब, एक सरबराह है इस कमेटी के। चौधरी साहब एक बात फरमाइएगा जरा, हमारे वाकफान हाल जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो मामला है इस पे इमरान खान साहब की कुछ जान को भी खतरा है, कुछ थ्रेट्स भी हैं और उन्हें ऐसी कुछ इतलात भी मिली हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या भी हो सकता है, इसलिए आज लॉन्ग मार्च को ख़त्म किया गया। और ये जो पहले भी फैसला किया था कि रात गे नहीं करना, उसकी एक बुनियादी वजह भी यही थी और आज भी बुनियादी वजह यही है कि लेकिन लोगों को इसलिए भी खुल के ये नहीं बताया जा रहा है ताकि कोई पैनिक ना फैले। तो क्या ऐसी भी कोई बात है, वाकई ही कोई थ्रेट है ऐसा? देखिए इमरान खान साहब की जान को तो थ्रेट्स लेटर जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने जारी किए हुए हैं, कोई एक नहीं है, काफ़ी है। और इसमें तो देखिए एक अक्लमंदाना बात भी है जी कि आप सिक्योरिटी रीजंस को तो इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल और करनी चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। आपको याद होगा, मुझे याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद वापस आई तो कारसाज में जी ये अगर वो कमेंट्री उस दौर की निकाली जाए तो लोग इमरान खान साहब का मैं सुन रहा था, मैं मुल्क से बाहर था उस वक्त, तो मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि देखिए ये मामला किस तरह से, उस वक्त भी काफ़ी दहशतगर्दी का ये खतरा था। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर भी हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हैं, और इमरान खान साहब जैसी पॉपुलर शख्सियत जो है उनको जो है इस वक्त जो माहौल बना हुआ है
अगर किसी किस्म का खुदा न खासा नुकसान होता है, बिल्कुल कोई बाहर से भी फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से दे और उनकी सिक्योरिटी को बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए। ये बात ठीक हो गई। मुझे थोड़ा सा आगे लेके चलने दें। ये जो दिन अच्छा वाला फैसला दिन की रोशनी में ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब अब जरा इस पर आ जाते हैं ना कि थ्रेट्स जो हो रहे हैं, एक बैरूनी भी हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई भी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो ये भी कह रहे हैं कि खुद पीटीआई वालों से भी थ्रेट है लॉन्ग मार्च को, और वो ये कह रहे थे जो ऑडियो लीक का मामला है, अब उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या इस पे बहुत सारे सवालात हैं ऑडियो पे, या आपको लगता है कि कुछ मामला मशकूक है? बाय द वे वो इसको सुप्रीम कोर्ट भी लेके जा रहे हैं सुबह। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ कि मुबैना तौर पे ये जो ऑडियो आई है सामने, और जो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई भी सबको, मामला ये है, इसको थोड़ी सी तकवीत इसलिए भी मिलती है कि इसको ज़रा जोड़ें फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। फैसल वाडा साहब ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त तो वो पीटीआई के मेंबर ही थे, और उन्होंने कहा कि वो इस मार्च को खूनी मार्च समझते हैं और उन्हें ख़तरा है कि शायद यहाँ पे लाशें गिर जाएंगी। अब क्या उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी? और फिर ये कि वो ये भी कह रहे हैं, जो आपने सवाल किया कि पीटीआई के अंदर से, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ दो जो ख़ास आदमी हैं और जो पता नहीं कितने सांप हैं, वो उनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो क्या वाकई कोई ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा के जो इल्ज़ाम हैं उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये जो है, अब अली मीन गंडापुर साहब का भी इस पे कोई रिएक्शन में किसी टीवी पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर कोई हमें मारेगा तो हम उसे खार तो नहीं पहनाएंगे। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो वो इससे इनकारी नहीं है कि क्या ये ऑडियो उनकी है या नहीं है। लेकिन अगर ये ऑडियो है भी तो हाँ, लेकिन ये इनकम्प्लीट सी ऑडियो लग रही है, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट वाजे नहीं हो रहा कि दो लोग आपस में बंदूक की और लाइसेंस्ड असलहे की बात कर रहे हैं, और केपी में और वैसे भी जनरली इवन पंजाब में भी बहुत सारे लोग लाइसेंस्ड असलहा साथ रखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर ये तासुर बना लेना कि जी वो कोई लॉन्ग मार्च में कोई खून खराबा करने लगे हैं, क्या ये बात आपको मुनासिब नजर आती है वजीर दाखिला की? मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको पहली बात तो ये कि क्या ऑडियो लीक होना मुनासिब बात नजर आती है? किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करना क्या मुनासिब बात नजर आती है? और फिर सबसे बढ़ के ये कि कोई ऑडियो मुझे बता दे जिसमें बात पूरी हो। हुकूमतें और अपोजिशन दोनों हमारे यहाँ करती क्या है, जितनी बात उनके फायदे की होती है, उनके मतलब की होती है, उतनी काट के सामने आ जाती है। जब तक इस मामले पे पूरी तहकीकात करके किसी एक को सजावार नहीं ठहराया जाएगा, उस वक्त तक ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये बड़ी ही गलत बात है अखलाकी तौर पे भी, और हमारे तो दीन इस्लाम को भी देखें तो दीनी तौर पे भी, कि आप लोगों की टो में रहें, आप लोगों की ये खुफिया बातें रिकॉर्ड करें, सुने और फिर उनको इस तरह से पब्लिक करें। मैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना सही फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि शायद, लेकिन वो इसकी तहकीक के लिए नहीं जा रहे, वो तो कह रहे हैं इसकी बुनियाद पर लॉन्ग मार्च को रुकवा दें। मैं कहता हूं कि वो जाएं सुप्रीम कोर्ट में, और फैसल चौधरी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो एक एप्लीकेशन दे दें उसी केस में जाके, कि जितने भी आज तक ऑडियोज आई हैं उनको यकजा करके उसको भी साथ नथी किया जाए और तहकीकात की जाए, कोई कमीशन सुप्रीम कोर्ट ही बना दे ताकि अवाम को इनसे निजात तो मिले। लेकिन चौधरी साहब, ये बात कि लॉन्ग मार्च से पहले इस तरह की ऑडियो आना, और फिर ये देखिए ये एक बड़ा इवेंट है तो खतरा तो होते हैं, और जाहिर सी बात है बीइंग वजीर दाखिला उनका ये फ़र्ज़ भी है कि वो अमन अमान की सूरत हाल को मॉनिटर करें, देखें, अगर उन तक कोई चीज़ आएगी तो वो उसको प्रोब करें कि ये इसका मकसद क्या हो सकता है। तो ये इस तरह की आगे से उनका रिस्पांस आना कि भाई हम भी फिर फूलों के हार नहीं पहनाएंगे, तो इससे इंटेंशंस तो कोई अली अमीन गंडापुर साहब की भी अच्छी नहीं लग रही। पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पार्टी लाइन नहीं देते। वो पार्टी का अगर ये गुफ्तगू अगर हुई भी है, उसको बिलफर्ज मान लिया जाए, किस कॉन्टेक्स्ट में है, कोई रेफरेंस क्या है, ये इसका कोई पता नहीं है। दूसरी जो सबसे अलार्मिंग बात है, ये मैं आपको अब कानूनी भी इसका जो नुक्ता है या इसकी वो साइड भी बताना चाह रहा हूँ सुनने वालों के लिए भी। एक मुल्क का वज़ीर दाखिला एक गैर कानूनी तौर पे रिकॉर्ड की गई ऑडियो लीक का सहारा लेता है और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और फिर हुकूमत वक्त डिसाइड करती है कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज पूछेगा वो ये कहेगा कि ये ऑडियो आपने बनाई कैसे, और इसके साथ साथ
ऑडियो लीक्स के ऊपर इमरान खान साहब की एक पिटीशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, और एक दरख्वास्त जो है वो जो MNAs वाले केस में जो इनकी ऑडियो लीक्स आई उसमें भी पेंडिंग पड़ी हुई है, और कमीशन बनाने का जो है उसमें भी कहा गया है। तो ये बात हुकूमत को सबसे पहले तो ये बात साबित करनी पड़ेगी कि क्या ये जो ऑडियो है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के तहत इजाज़त ली गई है, और इस पे जब रिलाय किया जा रहा है तो इसका मतलब तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं, इसके सवालात जो है हुकूमत को भी देने पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका पहला सवाल ये करेगी कि ये ऑडियो की हैसियत क्या है, कानूनी है, गैर कानूनी है, और आपके पास ये कैसे आई, आप इसको जो है बनाने वाला कौन है, रिकॉर्ड करने वाला कौन है, और जो एक जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार बिल्कुल सही है। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवालात के जवाब खुद हुकूमत को भी देने पड़ेंगे। चलिए चौधरी साहब, मैं दोबारा भी आती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बात होनी है, लेकिन इस वक्त शिबली फराज साहब हमारे मौजूद हैं और सीनियर रहनुमा PTI, उनसे बात करते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से भी और आगे की स्ट्रैटेजी के हवाले से भी। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो मैं इस पर ज़रूर चूँकि सब ये बात कर रहे हैं कि क्या कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कुछ ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि कोई अहम मुलाकात होने वाली है जिसकी वजह से कोई पड़ाव डाल लिया गया वक्त से पहले ही, तो क्या वजह हुई है आज वक्त से पहले पड़ाव की? नहीं जी, हमें कोई इस किस्म की कोई न मुज़ाकरात न इस किस्म की कोई बात थी। हमारा कल भी जो मार्च था वो शादरे तक जाना था, लेकिन वो इतने आहिस्ता चला क्योंकि लाखों लोग थे और उसमें से गुजरना और उसको आगे लेके चलना, तो हमने दाता दरबार पे अपना एक जो था मार्च था उधर हमने उसको उधर रोक लिया। और इसी तरह आज भी यही हुआ, जबकि हमने जहां तक जाना था उससे एक स्टॉप पहले हमें रुकना पड़ा, और कल इंशाल्लाह दोबारा से ये शुरू होगा अपने उसी पॉइंट से जो कि हमने छोड़ा था। शिबली फराज साहब, अभी आपको एक स्टेटमेंट में देख रही थी कि उस पे ये बात और आपने कही कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे इस हुकूमत से। आप नहीं समझते कि सियासी जमातें मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं करती, खुद खान साहब भी ये बात कहते हैं, तो फिर अगर कोई हुकूमत की जानिब से पेशकश हो रही है, कोई कमेटी बन रही है, तो आप लोग भी उसमें क्यों नहीं आगे बढ़ के बात करते जो आपके मुतालिबात हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। एक तो इनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, और हम चाहते हैं कि ये मार्च अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे और ये इलेक्शन का ऐलान करें, और बाकी जो भी उसकी बाकी जो तफसीलात हैं, किस तरह होना है, किस तरह करना है, उसमें बाद में बहस होगी, लेकिन इस हुकूमत ने ऐलान करना है बिकॉज हमें इन पे यकीन नहीं है। अच्छा शिबली साहब, ये फरमाइएगा कि आपने अभी फरमाया कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कोई है नहीं, जब आपकी हुकूमत थी तो ये फरमाते थे कि ये सिलेक्टेड है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर हर हुकूमत ऐसे ही कहेगी, हर अपोजिशन हुकूमत के बारे में ऐसे ही कहेगी, तो आप तो खुद एक जमहूरियत पसंद सोच रखने वाले इंसान है, तो फिर जमहूरियत का अमल कैसे आगे बढ़ेगा? आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं तो किसी को थोड़ा सा अपना स्टांस जो है उसमें कोई नरमी ला के बैठना ही पड़ेगा? देखें आमिर, मैंने 2-3 जगह पे ये कहा है कि जहाँ पे कि माइनॉरिटी की हुकूमत हो तो वहाँ अमरीयत होती है। ऐसी हुकूमत जिसने कि कोई, जिसे कहते हैं ना, हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, कि किस तरह से ये तशद्दुद करें, लोगों को उठाएं। आपके मीडिया पे जिस किस्म का इस वक्त जो आपको गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह के लोग शहीद किए जा रहे हैं, जिस तरह लोग उठाए जा रहे हैं, न पार्लियामेंटेरियन महफूज है, न सहाफ़ी महफूज है, ना आम सियासतदान महफूज है, तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसे बैठ सकते हैं? मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूं कत्ल करने वालों से? ये तो आप इसको डेमोक्रेटिक हुकूमत कहते हैं? ये तो एक टोला है जिसने कि आके करप्ट टोला, जिसने आके अपने आप को एनआरओ दिया है। और ये हमने शिबली फराज साहब, आप एक जानिब कह रहे हैं इनके साथ हम बैठ नहीं सकते, लेकिन उधर शहबाज शरीफ साहब ने आज यूट्यूबर से मुलाकात में ये बताया है कि इमरान खान साहब ने एक मुश्तरका दोस्त कारोबारी शख्सियत जो हैं उनके ज़रिए पैगाम भेजा कि जी आए मेरे साथ बातचीत कर लें, एक दो बातों पर, एक आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से और दूसरा आम इंतखाबात के हवाले से।
तो इस पर आप क्या रिएक्शन देंगे? क्या ये बात दुरुस्त है कि खान साहब की जानिब से उन्हें कोई ऐसा मैसेज भेजा गया इन दो बातों पर मुज़ाकरात के लिए? ये देखें, ये बिल्कुल झूठ है, ये डिसइंफॉर्मेशन है। और सबसे पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से अवाम ने पजीराई की है इमरान खान की, इमरान खान को क्या जरूरत है कि वो जो है तो पैगामात भेजे? ये तो हमारा तो जो पैगाम ले जाने वाले हैं वो हमारे अवाम है। हम यही चाहते हैं कि आप इस पाकिस्तान में अवाम हुक्मरानी करें, न कि ये साजिशी टोले जो कि मुख्तलिफ तरीकों से आते हैं, और ना हम कोई इस किस्म की बात कर रहे हैं जिससे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। हमारा तो हमेशा बड़ा पुरअमन मार्च रहा है कानून और आइन के दायरे में, और अभी भी होगा। लेकिन इसको, इनकी पूरी कोशिश है कि इसको किसी न किसी तरीके से तशद्दुद के जरिए इसको रोका जाए। लेकिन अब आवाम का इतना बड़ा सैलाब आ रहा है कि ये तिनकों की तरह बह जाएंगे। अच्छा शिबली साहब, ये फरमाइएगा कि आज चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, आपके इत्तेहादी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि इमरान खान साहब हुकूमत से तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन वो वहाँ पे मुज़ाकरात करेंगे जहाँ मैटर करते हैं। तो जब एक तरफ आप जो लोग मैटर करते हैं उन पे तनकीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनसे मुज़ाकरात भी हो सकेंगे, तो ये कैसे चलेगा? नहीं देखे ना, हमारा तो एक मुतलबा आमिर बड़ा सिंपल और बड़ा क्लियर। हम ये कहते हैं कि जो भी वो कुव्वतें हैं, इस वक्त ऑफिशियली ऐलान हो कि इलेक्शंस इस तारीख को होंगे, इस महीने में होंगे, तो हम फिर उसके बाद जो है तो हर एक से मिल लेंगे। हमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल हम एक सियासी जमात है और हमारा काम है। लेकिन वो ऐसी फोर्सेस जो कि इस मुल्क को इस सियासी अदम इस्तेहकाम, एक टर्मोइल में, एक अपहीवल में जो इस वक्त मुल्क है, और वो मुसल्लत किए गए हैं। देखिए, ये रिएक्शन इमरान खान की पॉपुलरिटी जो है ही है, लेकिन ये जो रिएक्शन अवाम दे रहे हैं वो रिएक्शन बुनियादी तौर पे कि जिस तरीके से इस हुकूमत, हमारी हुकूमत को हटा के एक इलेजिटिमेट हुकूमत गलत तरीके से मुसल्लत कर दी गई, जो कि जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दे आर बंच ऑफ क्रिमिनल्स। इन्होंने आके पहले अपने जो है तो सारी करप्शन के केसेस माफ कराए हैं, फिर इन्होंने जिस तरह से लोगों पे जुल्म तशद्दुद किया है, आपकी, मैं तो हैरान हूँ मीडिया पे कि किस तरह आपके कोलीग्स गिरते जा रहे हैं, आपके कोलीग्स उठाए जा रहे हैं, आपके गले बंद किए जा रहे हैं, आपको मतलब है कि सब कुछ किया जा रहा है। जो हो रहा है इस्लामाबाद तो बेचारा हर दौर में ये सब कहता है। शिबली फराज साहब, ये फैसल चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब। जी शिबली फराज साहब, इसमें तो जो रिस्पांस हमने देखा है, जो हम तक खबरें पहुंची हैं लोगों की, ने आपको बहुत शानदार तरीके से इमरान खान साहब को वेलकम किया है। और इसका जो ये पहली दफ़ा, एक तो आपने ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च की जो प्लानिंग है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यानी ये एक गो में नहीं हो रहा, ये स्टॉप ओवर्स के साथ हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? और फिर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद आपकी आगे जो है वो स्ट्रेटजी क्या होगी कि इसको जो पॉलिटिकली एक सक्सेस में बदला जाए? नंबर्स, अवाम, इलेक्शंस, जलसे, ये तो सारे जो है टिक मार्क हैं, आपके हक में जा रहे हैं। लेकिन इससे आगे जो है वो बारीक मरहला, तो इसको पावर में कन्वर्ट करने का है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? देखिए, पहले तो फैसल, जिस तरह आपने दुरुस्त कहा कि जिस तरह हमें अवाम ने पजीराई दी है, और ये नैरेटिव इमरान खान का पूरे मुल्क में, तूलो अर्ज में, ये कोई एक खास सेक्शन, ये खास शहर, ये खास सूबा नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के अवाम इस नुक्ते पे यकजा हो गए हैं कि हमने इस नाअहल और करप्ट हुकूमत से, जो कि गलत तरीके से जिसको हम पे मुसल्लत किया गया, ये चीज, इस हुकूमत को हमने हटाना है। और वो किस तरीके से, हम देखिए अपने पूरे एहतजाज में कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको हटा के हमें बिठा दिया जाए, बिकॉज हम तो सिर्फ एक डेमोक्रेटिक डिमांड कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को अनाउंस किया जाए, क्योंकि ये इस हुकूमत के पास न तो शुरू के दिन से लेजिटिमेसी थी। लेजिटिमेसी से मुराद ये है कि एक चीज तो आप ये है कि नंबर्स कर लें किसी भी तरह से, दूसरी चीज ये होती है कि आप में अवाम की एक्सेप्टेंस हो। और अब टाइम आ गया है फैसल कि अभी वो फैसले हों जो अवाम की बेहतरी में हो। क्या धरना होगा शिबली फराज साहब
जो इसको सम अप करके भरना होगा जिस तरह देखिए, हमने जिस तरह के इस दफा अपने पुराने तजुर्बों से हम 2014 से लेकर अब तक के जितने भी हमारे ये पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं धरनों की सूरत में या लॉन्ग मार्च की सूरत में, उन सब से हमने कुछ सबक सीखा है। और अभी इस दफा जो हमने स्ट्रेटेजी तरतीब दी है वो उन सारे तजुर्बात पे मबनी है जो कि हमने हासिल किए। तो अब जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जब सारा पाकिस्तान ये जब आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारा एक तो ये चीज आपने सीख ली है कि बताना ही नहीं है पहले। चले, बहुत शुक्रिया आपका शिबली। जब आप अपने कार्ड खोल के रख दें तो फिर कैसे आप कामयाबी, फिर अगला बंदा काउंटर करने का प्लान बना लेता है। शुक्रिया आपका शिबली फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि सेनेटर साहब से भी हम सवाल कर रहे थे, आज बड़ी आम मुलाकात हुई यूट्यूबर्स के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की उसमें। और इमरान साहब, जैसे मैंने उनसे भी सवाल किया, इसके ऊपर आपका भी मैं ज़रूर ओपिनियन जानूंगी कि वो ये कह रहे हैं कि कारोबारी दोस्त शख्सियत ने जो है उनका पैगाम पहुँचाया कि आर्मी चीफ और इलेक्शन के हवाले से इन 2 पॉइंट्स के साथ जो है बातचीत कर लेते हैं। तो आपके ज़रा क्या इस खबर की तस्दीक करते हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म हाउस जो हैं उनका तो यही कहना है कि बिल्कुल ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है मियां शहबाज शरीफ ने, वाकई ही एक ऐसी कारोबारी शख्सियत जो पहले भी बहुत सारे मामलात में मीडिएटर का किरदार अदा करती रही है, माजी में भी, वो जो है उन्होंने राब्ता किया वज़ीर आज़म से और उनसे कहा कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इन दोनों चीज़ों पे करते हैं। बल्कि आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि 3 नाम हम देते हैं, 3 नाम आप दें, फिर उसमें से कुछ फाइनल कर दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैंने उनको ये जवाब दिया कि नहीं, आप ऐसा करें कि मिसाक़े मईशत और मिसाक़े जमहूरियत पे बात करें। अब आपको याद होगा कि 2018 में जब इलेक्शनों के बाद असम्बली का पहला इजलास हुआ था और वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे इमरान खान साहब, उसमें भी अपोजिशन लीडर के तौर पे मियां शहबाज शरीफ ने यही बात की थी कि आए मिसाक़े जमहूरियत पे बात करते हैं, मिसाक़े मईशत पे बात करते हैं। फिर वज़ीर आज़म बनने के बाद भी तो आज उन्होंने यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात करके असल में अपना वही मौक़िफ़ दोहराया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपका अंदाज़ा क्या है, क्या खान साहब ने वाकई इस मौजू पे बात करने के लिए उनसे रब्ता किया हो सकता है, और अगर किया है तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने रब्ता अगर किया है तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा, मैं तो हमेशा ही, मेरा तो मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि बड़ी से बड़ी बंदे का तो ये इस्तेकाक नहीं है कि वो आर्मी चीफ के ऊपर बात करे, वो तो वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है। वो जब आइडियल सूरत हाल होती है तो उस तरह होता है। अगर इस वक्त इतनी मुल्क में अनारकी है, इतना इंतशार है, इतना क्योस है, तो अगर आप मिल के फैसला कर भी लें या किसी की राय ले भी लें तो उसमें क्या फ़र्क क्या पड़ता है? मुल्क के वसीतर मफाद में आपको इसमें कोई हर्ज मुझे तो नहीं लगता कि आप अगर अपोजिशन लीडर और एक ऐसे अपोजिशन लीडर जो वाकई इस वक्त अवाम में मकबूल भी हैं, आप माने या ना माने उनकी राय तो ले लें, उनसे बैठ के बात तो करें। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं कि ये राब्ता क्या वाकई खान साहब ने किया है उनसे? एक तरफ वो कहते हैं मैंने बात नहीं करनी, फिर पसे पर्दा पैगाम भी भिजवाते हैं। खैर, एक इस सारी बात में एक तो मुझे ये खुशी है कि यूट्यूबर्स इम्पोर्टेंट हो गए हैं। सोशल मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से आगे चला गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरे जर्नलिस्टों से तो मिलते नहीं है, खासकर जिनकी ओपन ओपिनियन है, और यूट्यूबर्स से वो बुला के ये कहते हैं। तो एक तो अब तो दोनों तरफ ही अपने अपने जर्नलिस्ट हो गए हैं चौधरी साहब, ये भी बात है। उधर वहाँ भी अपने सिलेक्टिव लोग ही बुलाते हैं, जर्नलिस्टों के भी अपने अपने वज़ीर आज़म हो गए। चौधरी साहब सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, आपको इस पे भी खुशी होनी चाहिए कि आज राना सनाउल्लाह साहब भी ट्विटर स्पेस पे खिताब कर रहे थे कल रात। वो काफी चीजें वैसे वो फॉलो करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा ये पीटीआई तगड़ी हो रही है सोशल मीडिया पे, हम भी इस चीज का फायदा उठाएं। लेकिन इसमें क्वेश्चन वहीं पे चौधरी साहब, क्या खान साहब ने ऐसा कोई पैगाम भिजवाया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, एक तो शहबाज शरीफ साहब समेत इंतहाई माजत के साथ उनके किसी भी बंदे पे पीडीएम के जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बाद में झूठी साबित होती है।
गलत साबित होती है। इमरान खान साहब जो हैं वो इनसे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है शहबाज शरीफ वगैरह से। अगर वो ये बातचीत करने को तैयार हों तो ये तो आज भी बैठने को तैयार हैं और ये पैगामात आते रहते हैं। जो पीडीएम का में शामिल कुछ जमातें और कुछ उनकी मेजर इत्तेहादी यानी पीपल्स पार्टी जो है, असल में मसला ये है कि लेकिन चौधरी साहब इस बात पे कंसर्न तो बार बार उन्होंने, मेरा जो कंसर्न है ना चौधरी साहब सुने, कि जो खान साहब बार बार ये बात तो करते ही थे ना आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो वो कंसर्न तो थे कि ये अपॉइंटमेंट इन लोगों के हाथों से नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हो भी सकता है कि कोई उन्होंने सोचा हो कि कोई दरमियानी रास्ता निकाले, नहीं? क्या ख्याल है? नहीं, उसमें मसला ये है ना जी, मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब के पास फैसले का इख्तियार नहीं है। फैसले का जो सियासी फैसलों का इख्तियार है वो लंदन में है और वो यहाँ पे फैसले नहीं लिए जा सकते, ना लिए जाते हैं। ये तमाम मामलात वहीं से कंट्रोल हो रहे हैं, वहीं से जो है हदायत आती हैं, वहीं से मामलात जो है स्टार्ट होते हैं। और आसिफ जरदारी और फजल रहमान ने भी जो उनका सियासी जो ताना बाना है या सियासी जो राब्तों का मरकज़ है वो इस्लामाबाद नहीं, वो लंदन है। तो लिहाजा जो भी मामला होना है वो वहाँ से होना है, यहाँ से तो कुछ होना नहीं। तो इस बात को यहाँ पे पैगाम भिजवाने की जो भी अगर मुज़ाकरात करना चाहेगा, चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जरूरत नहीं है पैगाम, अगर किसी को भिजवाना था तो लंदन में भिजवाते, क्योंकि वहां से ही मैटर होनी है, वहीं से फैसला कौन बात आज तक हुई है। अब बात तो नहीं, ये बात एक नहीं है, यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बात नहीं है। अच्छा, नहीं, ये बात एक है ही नहीं। यहाँ पे जो मामलात हैं उनका जो साहब इधर बैठे हुए हैं वो बस एक वो चेहरा हैं। ये तो उनके सोशल मीडिया के जो हेड थे, उन्होंने जवाद अहमद ने इस्तीफे में लिखा है, अपने इस्तीफे में वज़ीर-ए-आज़म को लिखा है कि आप तो फैसले करें, आप तो बेबस हैं, आपके फैसले तो आप करते नहीं। वो तो खान साहब भी अभी कहते हैं मैं बेबस था। चले इस बात को छोड़ें, सारे हमारे वज़ीर-ए-आज़म बेबस होते हैं। लेकिन इमरान साहब, इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की DGISI के हवाले से भी, और जिस तरह से उनका लबो लहजा बड़ा एग्रेसिव था, तो उस चीज़ को लेकर के इंडियन मीडिया पे बड़ा उठाया गया इस मामले को कि जो वो नहीं कर सके वो देखें खान ने कर दिया वगैरह वगैरह। तो इदारों के ऊपर एक उन्होंने ऐसा लग रहा है कि वो उनका ये तासुर है कि प्रेशर डाल दिया। इस सारी बात पे जो गवर्नमेंट है मौजूदा, उसका ये कहना है कि देख लें आप तो मुल्क दुश्मन की सफ़ों में जाकर शामिल हो गए हैं। इस सारे पे आपका क्या तज्ज़िया? देखें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी को भी मुल्क दुश्मन करार नहीं देना चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात सच है कि इमरान खान साहब ने जो ये मौक़िफ़ अपनाया है आर्मी चीफ, DGISI और उसके हवाले से, तो उससे भारत को मौका तो मिला है। तो इंडिया के जो 438 के करीब न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने आप देखिए हर चैनल ने इसको बहुत उठाया और अपने तरीके से, अपने अंदाज में, अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो जब आप खुद किसी को मौका देंगे तो फिर ये कहना कि दुश्मन ने इस पर यह किया, वो बनता नहीं। दुश्मन ने तो करना है अगर आपने मौका दिया। लेकिन अगर इमरान खान साहब इस तरह की बात पब्लिकली ना करते, उनके 1001 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसको हल करने का दूसरा तरीका भी होता है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जलसों में उनके खिलाफ बातें करेंगे, तो दुश्मन तो उसको करेगा। और फिर ऐसी सूरत में कि आपको एक ये भी बता दूं बड़े बावसूख ज़राए से कि इंडिया ने इस वक्त आपकी सरहदों पर अपनी फ़ौज भी डिप्लॉय कर दी हुई है। यानी ये नहीं मैं कहने जा रहा कि खुदा न खास्ता जंग ही हो रही है, लेकिन इंडिया जो है वो इस वक्त आपको पता है इंडिया हर वक्त इस बात में रहता है कि किस तरह से हमें कमजोरी नजर आए। हाँ जी, अब उन्होंने फौज बाकायदा डिप्लॉय की हुई है इस वक्त। तो इमरान साहब, ये नवाज शरीफ साहब भी तो जब जर्नलों के नाम लेते थे, जब मुंबई अटैक पे जो उनका था, जो डॉन लीक्स पे उनकी बातचीत थी, उसको भी तो इंडियन मीडिया ने इतना उछाला था। तो फिर या तो फिर PMLN ये भी माने साथ में कि जी उस वक्त जो उन्होंने किया वो भी गलत था। बात सुन, और आज इमरान खान साहब जो बड़ी वो भी गलत। आपने बड़ा अच्छा किया ये बात करके। मुझे आप ये बताएं कि हमने उस वक्त कौन से मियां नवाज शरीफ के गले में हाथ डाल दिए थे? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं यही कह रहा हूँ ना, उन्होंने उस वक्त गलत किया, बल्कि इंतहाई गलत किया। लेकिन इमरान खान साहब उनके तजर्बे से सीख लें। ये तो कहते हैं ना वो तो हैं ही बुरे, तो आप तो अच्छे रहे, आप तो अच्छे बच्चे बने। आपने तो बिल्कुल, आपने भी अगर वही काम करना है जो उन्होंने किया था, फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या है? बिल्कुल ठीक।
चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि ये इस तरह इमरान खान साहब के बहुत सारे लोग हामी ये कह रहे हैं कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इदारों की जानिब से, उसके ऊपर फिर इमरान खान साहब ने रिएक्ट किया, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो ना वो रिएक्ट करते, लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन ठीक है? बहरहाल इदारों का एक एहतराम, और फिर वो ऐसे इदारे जो सिक्योरिटी के ज़ामिन है, तो उसके लिए तो हमें दुश्मन को मौका तो नहीं देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा ही लेम जो है बात है वो गवर्नमेंट की तर्जुमान ने की है। इंडियन मीडिया कोई मैटर नहीं करता, ना ही इंडियन मीडिया को यहाँ पे इजाज़त है पाकिस्तान में। दुश्मन को मौके बहुत सारे जो हैं वो दिए जाते हैं। हिलरी क्लिंटन ने जो कहा, देखिए दुनिया का मीडिया इस तरह से नहीं देखते जैसे हमारा यहाँ पे मीडिया को जो है वो मुक़य्यद किया गया है, यानी कोई बात कर दे तो चैनल बंद, कोई बात कर दे तो प्रोग्राम बंद, कोई बात कर दे तो एंकर ही गायब। ऐसे बात नहीं होती है। बात यह है कि इमरान खान साहब ने कोई उनके उस रोल के बारे में तो नहीं बात की ना कि जो कि ये कहे कि जी कोई मुदाखलत की या दूसरे की कोई ऐसा मामला जो कि वो तो इंटरनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। जब इदारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी उनको टारगेट किया तो फिर उसका जवाब तो उन्होंने देना था। तो ये इंडियन मीडिया की तरफ से तो ट्विस्ट रोज आता है। वो तो नवाज शरीफ साहब का और ये जो जिसका भी आता है कोई बयान देने में। दूसरी बात ये है कि इंडियन मीडिया से डर के ये बात, तो फिर कोई भी बात अगर हम कहें तो फिर कश्मीर पे तो वो बहुत ज़्यादा सीखपा होते हैं कि हम रुक जाते हैं या कश्मीर से हम पीछे हटते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा एक मौक़िफ़ है, एक इंटरनल मामलात के ऊपर डिस्कशन की है, इमरान खान साहब ने बात की है कुछ जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन फिर ये भी तो बात है ना चौधरी साहब, जब वो PMLN के बयानात पे नवाज शरीफ साहब के बयानात इंडियन मीडिया चलाता था तो फिर PTI वाले क्यों उस वक्त उनके लिए इंडियन मीडिया मैटर करता था? ये बात कहना कि जी उससे कुछ कह दिया तो क़यामत आ गई है, ये मरियम औरंगजेब का, ये बात मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं नहीं समझता कि हमारे इदारे इतने कमज़ोर हैं कि इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडे से हम कमजोर हो जाएंगे। हो गया। ये इंटरनल एक मामला है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फर्दर कुछ बात करते हैं। बात हो FIA की बहुत सारे केसेस की। अभी ये भी मैं देख रही हूँ GNN पे खबरें चल रही हैं कि 3 कराची से जो रहनुमा हैं स्पेशली PTI के, उनको कोई गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इमरान खान साहब को भी FIA में पेशी के लिए तलब किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब को ऑलरेडी नोटिस मिला हुआ है ऑडियो लीक के ऊपर, उनको फॉरेन फंडिंग में। तो काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं, आइंदा हफ्ते में ऐसे लग रहा है कि कुछ कानूनी मामलात बढ़ने जा रहे हैं PTI के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर तफसील से डिस्कशन। बड़ी पेशियाँ आ रही हैं, ऐसा लग रहा है PTI रहनुमाओं के लिए अगले वीक में। चौधरी साहब ज़रा तगड़े हो जाएं आप, मुझे तो लग रहा है आपका काम बड़ा ज़्यादा चलने वाला है, सीज़न शुरू हो गया। तो अब ये केसेस जो हैं उधर PTI के जो कराची के लोग हैं, इमरान इस्माइल साहब हों, खुर्रम शेर जमान हों, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तारी का भी इम्कान है फॉरेन फंडिंग केस में। और इधर से शाह महमूद कुरैशी साहब को ऑडियो लीक के मामले पर बुलाया जा रहा है। तो क्या आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है FIA से ताउन करेगी PTI, या फिर ये फिर कोई काम ख़राब ही होना है? इससे पहले मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, हम सवाल पूछ रहे थे कि लॉन्ग मार्च क्यों जो है वो किया गया, तो उसमें इमरान खान साहब का एक अपना ट्वीट आ गया है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम लाहौर में रूमर्स हैं कि मेरी लाहौर में कोई मीटिंग है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हमने डिसाइड किया था कि जो है रात को हम नहीं मूव करेंगे और दिन की रोशनी में करेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, वो है कि 6 महीनों से एक ही मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेट दी जाए, और वही एक डिमांड जो है वो गुफ्तगू शुरू करने के लिए हमारा बुनियादी मुतालबा है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे जो सवाल है। देखिए FIA की तरफ से जो है FIA को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने ये बात तो अदालत के अंदर भी ये कही थी, बल्कि बहुत दफ़ा कह चुका हूँ मैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक रविश है। जिस तरह से पार्टी के फंडिंग के मामलात हैं, वो उसके लिए एक स्पेशल कानून मौजूद है और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट भी हनीफ अब्बासी केस में एंडोर्स कर चुकी है।
स्कीम ऑफ लॉ जो प्रोवाइड की गई है पॉलिटिकल पार्टीज को आइन और कानून में, उसका एक स्पेशल मैकेनिज्म है। और ये जो FIA या एंटी करप्शन या पुलिस, इनकी दस्तरत से पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर रखा जाता है। उसकी सिर्फ रीज़न ये है कि जब हमारे जैसे मुल्कों में हुकूमत आए तो वो पार्टी फंडिंग का कोई मामला करके, उनके बैंकिंग के मामलात निकाल के, तो फिर तो उनको जो है जिस तरह से ग्रिल कर रहे हैं, तो कल अगर PTI को मौका मिले तो वो भी ग्रिल कर सकते हैं। तो ऐसी बातों से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही जैसे कहा कि यहाँ पे जो FIA के हेड हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं, वो उनसे खैर की तवक्को नहीं है किसी को भी, लिहाजा वो तमाम रवायतों के बरअक्स एक ऐसा बेईमाना काम कर रहे हैं जिसकी रवायत बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। यानी कल कोई भी हुक्मरान पार्टी आएगी, अपोजिशन पार्टी के वो बैंक तो वो भी इसको यूज करेगी और फिर पकड़। लेकिन इमरान साहब अभी तक हमने ये देखा है कोई 2 दर्जन मुकदमात हुए इमरान खान साहब। अगर आपने अपोजिशन पार्टी को टारगेट करना है, उसके बैंक का अकाउंट निकालने और शुरू हो जाए। नहीं, लेकिन इसी तरह से सॉरी, मैं सिर्फ एक जुमला सर आपकी तरफ से, जी सर, ये FIA के जो केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग के केसेस, इसमें 3 FIR जो हैं वो हुई हैं। इसमें मुतअद्दिद रहनुमाओं की बेल जो है या कंफर्म हो चुकी हैं या अदालत से उन्होंने प्री अरेस्ट बेल कराई हुई हैं। हामिद ज़मान साहब अरेस्ट हुए थे, उनकी ज़मानत हो गई है। लिहाजा FIA का ये जो पकड़ धकड़ का जब भी कोई ऐसा लॉन्ग मार्च वगैरह आता है वो एक्टिव होते हैं। लेकिन ये लिबरली जो है वो इनको और मानते जो है वो ले ली हैं। चौधरी साहब, मैं तो समझता हूँ कि PTI को शाह महमूद कुरैशी साहब से खुद कहना चाहिए कि आप साइफर के मामले में FIA में पेश हों और पेश होकर भरपूर तावन करें, क्योंकि इमरान खान साहब तो खुद कहते रहे हैं कि इसका जो है ना, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। अब देखें, मुबैना तौर पे अगर ये साइफर का जितना भी मामला रहा है वो पेश हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और फिर उससे वो जो मुतालबा करते हैं खुद इमरान खान साहब के आज़म स्वाति पे जो तशद्दुद हुआ और जो शहबाज गिल साहब पे उनकी भी तहकीकात करवाई जाए, तो उससे भी उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी कि देखें हमारा हुआ और ये भी करवाएं। और फिर सबसे ऑडियो लीक का मामला है, उसमें ये उसके दायरे कार में नहीं कि उसने साइफर निकालना है और उसका कंटेंट, और फिर वो सिर्फ इस तनाजुर में है कि जो उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है उससे कोई साजिशी बयानियां जो बिल्कुल, लेकिन वो शामिल तो हो ना, ताकि होगा। दूसरी बात ये मुझे ऐसा लगता है चौधरी साहब कि जैसे एक मिनट वो लाहौर में, चौधरी साहब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वफाकी और पंजाब की दौड़ लगी हुई है। देखिए जैसे आज एंटी करप्शन ने आज दोस्त मजारी साहब को अस्पताल में से उठा लिया, वो अपने दादा की शायद खबर लेने गए हुए थे, बलकशर मजारी साहब की। उसी तरह से FIA वाले रोज किसी पे PTI वाले पे वो कर देते हैं। यहाँ तो ये मामला बना हुआ है कि आप खुद समझते हैं सिस्टम को कि पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं कामरान अली अफजल साहब वैसे इनकारी हैं, वो कहते हैं मैं काम नहीं करूँगा, और मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी नहीं लगाए जा रहे। अब्दुल्ला सुंबल साहब को स्टॉप गैप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, हर हफ्ते 10 दिन बाद उनकी बढ़ा दी जाती है, जी आप इतने दिन तक आर्जी काम करें। यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसमें चीफ सेक्रेटरी ने ये लगा रहे मुस्तकिल। और CCP और लाहौर का मामला ये है कि 3 दफा वफाक उसे वापस बुला रहा है और पंजाब हुकूमत कह रही है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। यानी कि कहीं भी वो बड़ी हमें खराबी नजर आ रही है। बात आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो स्मूथ होंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो हर चीज के ऊपर हमें असरअंदाज होती दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।